सभी को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। वेलकम है आज की क्लास में। हमारे आज के सेशन में आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर 2016 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे साइंस के उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप जानते हो स्कर्वी रोग मसूड़ों में सूजन आना और कमजोरी, शरीर में घाव। देखो ये मसूड़ों में सूजन किसकी कमी से आती है? विटामिन सी की कमी से आती है। और विटामिन सी को ही हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं इसे। इसका अर्थ सूत्र होता है C6H8O6। और इसकी कमी से मसूड़ों में रक्त आना, मसूड़ों में सूजन आना, इसके बाद में कमजोरी व शरीर के घाव को आसानी से न भरना, इसी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी से होता है। इसके ये जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों में, फलों में। ठीक है। और जो विटामिन डी है, इसकी कमी से तो आप जानते होंगे हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, जिससे क्या बोलते हैं? रिकेटस हो जाता है, रिकेटस हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, याद है ना? रक्त का थक्का ना जमना, ब्लड की ब्लोटिंग रुक जाती है, ब्लड का थक्का ना जमना। ठीक है। इसके बाद में विटामिन सी तो आप जान गए, स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी हो जाती है, रतौंधी, रतौंधी होती है। और जिसे ही बोलते हैं आँखों का शुष्क होना। ठीक है ना? आँखों का शुष्क होना, आँखों का शुष्क होना इसी की कमी से होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया? तो एक वैज्ञानिक थे जॉन रे। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की। इनकी अपनी बुक, इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक, इनकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी जो पहली पुस्तक, अपनी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम में इस वर्गीकरण के बारे में बताया था। ठीक है। अपना मत इसी में इन्होंने प्रस्तुत किया। आधुनिक टेक्सोनॉमी के आधार पर ये जो है आगे चलकर आधुनिक टेक्सोनॉमी है ना, के आधार पर बना। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। भाई कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं बीज के चोल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। कपास एक नकदी फसल है। कैसी फसल है? बीज के चोल से प्राप्त किए जाते हैं। और ये फसल कैसी है? नकदी फसल है, नकदी फसल, नकदी फसल है। ठीक है। इसे, और सुनो, इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। किसको? कपास को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो है, अगला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनको किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इनसे बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई समांतर, अभी पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था रेजिस्टेंस जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू 1 कितने हो गए? कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3, तीनों प्रतिरोध हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितना? R3। अब इनको जोड़ो, 1/1 प्लस 1 कितना? 2, 1/R इक्वल टू, ठीक है। और प्लस का कितना? 1/3। ठीक। अब इनको क्या करेंगे? इनसे लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 6। इसमें करेंगे कि
इसका इसमें भाग देंगे 6 और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 एकम 6 प्लस इसका इसमें भाग करेंगे कितना है 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, 2 का इसमें भाग करेंगे 2 3 सॉरी 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, इनको जोड़ दो जरा कितना आया देखो 6 कितने हुए 11/6, ठीक है 6 5 11 1/r इक्वल टू, तो भाई r बराबर कितना हुआ, r बराबर ये रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 6 बटे कितना हो गए 11, मात्रक इसका क्या होगा ओम। प्रतिरोध कहते हैं किसे कहते हैं, विद्युत चालकता के माध्यम में जो विरोध करता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। V इक्वल टू जानते हो IR होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा विभव बटे विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परम ताप T में संबंध कितना होगा, ठीक है। तो इनमें संबंध क्या हो जाएगा, देखो किसी गैस की जो ध्वनि है, किसी गैस में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी है V, और गैस का परम ताप कितना है T है, तो ध्वनि की चाल बराबर लिखेंगे ध्वनि की चाल बराबर कितनी होती है V इक्वल टू √3RT अपॉन कैपिटल यम, जहाँ जानते हो जहाँ कैपिटल R और M और जो यम है ये क्या एक नियतांक है, एक नियतांक है, ये एक नियतांक है, तो इन्हें लिख देंगे, अतः ये दोनों हो गए कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा √T के, केवल किसके, केवल T के, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बी नंबर इज राइट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला लिखा हुआ है लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से इनका देखो ये जो लॉजिक गेट है, पहले बात सुनो, जो लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक गेट वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 नॉट गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक, और ये होता है ये इस तरीके से, इसको वो बोलते हैं और गेट, ये क्या होता है और गेट, OR गेट। देखो जो नॉट गेट इधर से इनपुट A देंगे तो इधर A बार मिलेगा, बुलियन व्यंजक होता है Y बराबर, ठीक, ये आउट इनपुट साइड होता है, ये आउटपुट साइड होता है, इससे A दिया इससे B दिया, तो बुलियन व्यंजक यहाँ पे प्राप्त होगा क्या A प्लस B प्राप्त होता है, ठीक है। और एक तीसरा गेट होता है तुम्हारा ये एंड गेट, इसमें क्या होते हैं, इसमें एक इनपुट ये और एक इनपुट B, दोनों में जो यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा बुलियन व्यंजक में वो होगा Y इक्वल टू A इंटू B प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा गेट है एंड गेट, AND एंड गेट, ये और गेट और ये नॉट गेट, तो ये कौन सा गेट आ गया तुम्हारा, देखो ये गेट कौन सा बना है, ये एंड गेट बना है, एंड गेट बना है, ठीक है। इसके बाद में सुनो मूल गेट, तो ये होते हैं मूल गेट, मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद में पता है इसी में आ जाते हैं सर्वात्रिक गेट, जिसे यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन नैंड और नॉर गेट। तो नैंड गेट क्या होता है, ये एक गेट इस तरीके से होता है, देखो रुको, ये एंड गेट में आगे नॉट लगा होता है, इसे बोलते हैं नैंड गेट। ऐसे ही नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट में क्या होता है आगे नॉट लगा होता है, नोट, तो ये होता है तुम्हारा नॉर गेट। इधर से इनपुट A देंगे इधर से इनपुट B देंगे, तो इधर Y बराबर प्राप्त होगा A प्लस B बार, इधर इनपुट A देंगे इधर B देंगे, तो Y इक्वल टू यहाँ प्राप्त होगा A डॉट B बार। आ गई ना बात समझ में, तो हमने पूरा गेट का प्रोसीजर आपको बता दे रखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है चुंबकीय
क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या केवल उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस ऑर्बिटल में है ये ज्ञात कराता है। इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस ऑर्बिटल में ये ज्ञात कराता है कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर इसकी जानकारी देता है, ठीक है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमेशा द्विगुणित क्वांटम संख्या l पर निर्भर, द्विगुणित क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान हमेशा इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है? m बराबर 2l + 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का, ठीक। तो ये कक्षों, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कक्षकों का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, अगला है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? देखो, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, ठीक है, अर्थात आयनित होते हैं, है ना, अर्थात फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आयनित होने के, जल में आयनित होने के बाद में हाइड्रोजन आयन कम देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं बताएं? देखो, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, है ना, हमने इसको लिख दिया, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं वो। जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ए नंबर, साइट्रिक अम्ल तुम्हारा कैसा है? सिट्रिक अम्ल कैसा है तुम्हारा? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बीज रहित फलों का कोई उपयोग नहीं है। लिखा है बीज रहित फलों का कोई उपयोग नहीं है। किस में? नारियल में, ठीक है, क्योंकि बीज रहित फल एक परिपक्व बीज रखने के लिए विकसित फल है। इस फलों की खपत अधिक होती है। इन फलों की खपत कैसी होती है? सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अतः इनका बड़े पैमाने का व्यवसाय उपयोगी होता है। इन फलों में मुख्य रूप से तरबूज, टमाटर, केला आदि शामिल हैं। और नारियल जो ये समुद्र के किनारे तथा नमकीन जल के स्थान पर पाया जाता है। यह बहुवर्षीय पौधा है। ये नारियल का पौधा कैसा है? ये बहुवर्षीय पौधा है ना। ये बहुत वर्षों तक जो है यूज़ में होता रहता है, ये फल देता रहता है। बहुवर्षीय पौधा है, ठीक है। इससे बीज रहित फलों का कोई उपयोग नहीं है। इसमें बीज रहित फलों का कोई उपयोग नहीं है। जैसे जबकि ये जो है वर्षीय होते हैं, मतलब इनका उपयोग जो है कम स्तर पर लघु उद्योग में कर सकते हैं। जबकि ये नारियल एक ऐसा नहीं है, ये नमकीन स्थानों पर, जहाँ पर नमकीन जल होगा समुद्र के किनारे, वहाँ पर ही पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किए जाते हैं? भैया रेशम कीट की जानते हो किस अवस्था से? प्यूपा से क्या प्राप्त किए जाते हैं? रेशम प्राप्त किए जाते हैं। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन, रेशम का उत्पादन, जिसे क्या बोलते हैं भैया? रेशम के कीटों का पालन। देखो, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है जानते हो? ये क्वेश्चन सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। रेशम के कीड़ों से उत्पन्न अंडों से 4 से 5 दिनों के बाद लार्वा तथा झिल्ली निकलते हैं, जो सहतूत के पत्तों पर पलते हैं। ये जो लार्वा और झिल्ली होती है, ये कहाँ पर पलते हैं? सहतूत के। ये एनसीईआरटी में लिखा होता है, एनसीईआरटी में है ये पूरा क्वेश्चन। सहतूत के पत्तों पर पलते हैं, जो करीब 1 माह के बाद लार्वा या कैटरपिलर का रूप धारण कर लेते हैं। ये किसमें क्या कर लेते हैं? कैटरपिलर का रूप धारण कर लेते हैं। या कैटरपिलर अपने मुंह से निकलते लार के आवरण में अपने को लपेट लेता है। इसी अवस्था को प्यूपा अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब आगे
बाद में कैटरपिलर को 70 से 90 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे वह अपने रक्षा कवच के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, जिससे क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक, रेशम प्राप्त होता है। ये अपनी इस सेल के अंदर मर जाता है। 70 डिग्री से 90 डिग्री तक हम लोग इसको गर्म करने के बाद में इसको मार देते हैं, इसी से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, पित्रस्थ अंकुरण विशेषता है। ठीक है, तो ये किसकी है, ये मैंग्रोवन पौधों की है, मैंग्रोव पौधों की है। ठीक है, और इसे जरायुज अंकुरण भी बोलते हैं, इसी को जरायुज या फिर इसको जरायुज अंकुरण भी बोलते हैं, अंकुरण भी कहा जाता है। ये एक विशेष घटना है। ठीक है, और ये मैंग्रोव पौधों में देखने को मिलता है। मैंग्रोव पौधों के बीजों का अंकुरण एवं विकास मात्र वृक्ष के रूप के ऊपर ही होता है, इसलिए इस प्रकार के अंकुरण को पितृस्थ अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। ये किसको संक्रमित करता है, सहायक लिम्फोसाइट को ये संक्रमित करता है, सहायक लिम्फोसाइट। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म आ जाता है पेपर में, लिखो, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस का शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें शरीर से की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट तथा सहायक टी कोशिका, या फिर ये भी लिख सकते हैं इसमें सहायक टी कोशिका टी कोशिका को संक्रमित कर देता है। ठीक है, सहायक टी कोशिका को ये क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम कहाँ पर होता है, ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जानो पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल की मदद से भोजन वही ग्लूकोज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 भाग H2O मिलता है, और ये सनलाइट में C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और प्लस 6 भाग ऑक्सीजन का निर्माण करता है और 6 भाग H2O जल बना देता है। जबकि श्वसन प्रक्रिया में श्वसन क्रिया में क्या करता है, ये इसी ग्लूकोज को C6H12 और O6 प्लस 6O2 को मिलाकर ये क्या करता है, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 6 भाग H2O और प्लस क्या बनाता है, ये ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रुको, ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। अगला सवाल देखो, लिखा है निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तन फिर कितना हो। तो निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो
T2 माइनस T1 बराबर कितने डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आगे अतः अतः केल्विन स्केल पर, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन क्या होगा, के इक्वल टू सी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या आएगा 50 प्लस 273 कितना हो गया 323 केल्विन, 323 केल्विन, ये हो गया आंसर। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, कांच से कहाँ जाएगा, जल में जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है, ठीक। इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से 90 अंश पर कोण पर होती है। इस स्थिति के माध्यम से बना कोण माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। जब सघन माध्यम से में बना कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होती है, मतलब जब सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है, तो आंतरिक परावर्तन की स्थिति संभव होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है किसी गैस में ध्वनि की चाल v, किसी गैस में ध्वनि की चाल v और गैस के परम ताप कैपिटल T में संबंध। ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी हम लोग किए थे। v प्रोपोर्शनल कितना था, √T। चलो अगला क्वेश्चन देखो, m द्रव्यमान, ठीक है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग कितना है, p है। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग है p, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं इसको। माना कण का वेग कितना, v मान लेते हैं। माना एक कण की चाल मानो, वेग न मानो, वेग तो v हो, चाल v है, ठीक। दूसरा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर कितना, 12 mv²। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर तो कण का संवेग, फिर कण का संवेग रो इक्वल टू कितना होगा, mv। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में m से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आएगा, k इक्वल टू 12 m इंटू m बटे क्या होगा, m v², है ना। तो यहाँ आ गया k इक्वल टू 12 mv², ऐसे लिख सकते हैं इसको, बटे m, ठीक। अब इक्वेशन किससे, सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से क्या लेंगे, p इक्वल टू mv, तो इसमें मान रख देंगे, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 p² अपॉन m। मतलब ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका डी नंबर, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, लिखा है प्रतिरोध ई वाले प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर कितना है, v। नियत करने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होगी। देखो
उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर ओ, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। और आई स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है, इंटू टी बराबर वी आई टी, ठीक। यदि कैपिटल आर बराबर क्या हो, स्मॉल ई, और वी इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान ई इंटू कितना, टी। तो H प्रोपोर्शनल 1 अपान कैपिटल ई इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/E। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा हुआ है, बढ़िया सवाल है, आराम से इसको लगाते हैं। देखो लिखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स की प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग कितना होगा। देखो एक ये पिंड है, ठीक है, ये क्या है, एक पिंड है, और ये सतह पर, ये सतह है तुम्हारी, इस पर ये रखा हुआ है, कितने केजी का है, 2 केजी का है, ठीक है। इस पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। और ये किधर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। दूसरा ये नीचे की ओर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन, ठीक है। क्षैतिज तल, इसे क्या है, ये क्षैतिज तल है, ठीक। और इधर से कितना फोर्स, इधर से है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये पूर्व दिशा में है ना, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में लग रहा है। अब जरा देखो, इसको ऐसे भी ऐसे बना लेते हैं इसको। देखो ये अपना पिंड है, इससे, और ये कितने केजी का है, 2 केजी का है, ठीक है। और इससे इधर लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फोर्स, ऊपर से 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10√2, ठीक। और ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, है ना। तो चूंकि देखो F बराबर क्या होता है, MA से, MA से F का मान कितना 10, इधर 2 गुणे कितना आ जाएगा A, तो A का मान 5 ही तो आएगा, है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो 2 सेकंड के बाद, ठीक है, देखो देखो 2 सेकंड के बाद ऊर्ध्वाधर चाल लिखेंगे, 2 सेकंड के बाद ऊर्ध्वाधर चाल क्या होगी, v इक्वल टू AT, और A का मान कितना निकाला 5, T का मान कितना 2, बराबर कितनी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर अब रिजल्ट इसका लिखेंगे, अतः परिणामी चाल कितनी 10√2, है ना, मीटर प्रति सेकंड, पूर्व से 45 अंश उत्तर, अरे यार, उत्तर की ओर होगी,
की ओर होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेरक होता है Na। क्या होता है? Na। अब जरा देखो, अब इसके बारे में एक्सप्लेन से सुनो। देखो, इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कठोरीकरण। कठोरीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण ताप पर तेल द्रव और वसा ठोस होते हैं। साधारण ताप पर द्रव तथा ये तेल जो होते हैं, ये वसा, ये ठोस होते हैं। तेलों में वसा की अपेक्षा असंतृप्त अम्लों के ग्लिसाइडों ग्लिसराइडों ठीक है, का अनुपात अधिक होता है। असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों को संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों में बदलने से तेल द्रव और वसा ये किस में बदल जाते हैं? तेल द्रव में और वसा ठोस में बदल जाते हैं। ठीक, सूक्ष्म वियोजित एनआई निकेल, ये क्या है? निकेल। उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों में बदल जाते हैं। यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। चलो इसकी रिएक्शन लिख के बताते हैं। देखो, ये हाइड्रोनाइजेशन ऑफ ऑयल, देखो क्या है, ये ना, ये तुम्हारा तेल है, ये तेल है, और ये किस में रहेगा? द्रव में। ठीक है, और इसका एचटीपी पर निकेल की उपस्थिति में वसा में, ये वसा में बदल दिया जाता है। कैसे हो जाता है? ये ठोस। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लिखा, निम्न में से अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के सफ़ेद विक्षेप देती है। किस में देती है? एसिटिलीन में देती है। किस में देती है? एसिटिलीन में। ठीक है, ऐसी एल्काइन जो अल्फा एच रखते हैं वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सफ़ेद अवक्षेप देती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, तो कर लेंगे इसको, या फिर इसमें लिख देते हैं, ये इसका रीजन लिख देते हैं। ठीक, देखो, ऐसी एल्काइन जो अल्फा एच रखते हैं और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सफ़ेद अवक्षेप देती हैं, क्योंकि उनके हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, वो किस में होते हैं? एसिटिलीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, 128 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और मोलों की संख्या इसमें क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, एस का परमाणु भार क्या है पहले बताओ? सल्फर का परमाणु भार क्या होगा? सल्फर का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा? 16 दूनी 32। फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा? 8 दूनी 16। फिर SO2 का परमाणु भार, SO2 का परमाणु भार क्या होगा? देखो जरा, 16 इसका हो गया, 16 इसका प्लस O का कितना, सॉरी S का हो गया 32, और O का कितना हो गया? 16 गुणे कितना? 2। तो इधर कितना हुआ? 32 प्लस 32 बराबर कितना हुआ? 64। ठीक, अब देखो, 128 ग्राम SO2 में मोल कितने होंगे? 128 बटे कितना? 64, और भाग कर दो, कितना आया? 2 मोल हुआ है। 2 मोल, ये हो गए क्या आंसर? ये दूसरा नंबर। अगला सवाल देखो, अगला है Fe और SO Fe और CO का होल 4 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लिखेंगे, माना FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या
आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। ठीक, अब FeCO का होल 5 में जो CO है, ये जो CO है, ठीक है, यह एक उदासीन परमाणु है, इसलिए ऑक्सीकरण इसकी अवस्था क्या होगी, शून्य होगी। तो x प्लस क्या होगी 0 इंटू कितना 5, इसकी लिख देंगे कितनी 0, और इसकी हो गई माने हमने x माना था, और बराबर कितना लिखेंगे 0, है ना। तो x प्लस 0 बराबर कितनी 0, तो x बराबर क्या हो गई 0, मतलब Fe आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी, शून्य। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। तो भाई देखो, जल की कठोरता के लिए कौन कौन से यौगिक होते हैं, उपस्थिति के कारण होती है Ca2+ और Mg2+, ठीक है, आयरन की उपस्थिति के कारण होती है। साबुन व अन्य वसीय अम्लों के यौगिक द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण जल के साथ घुलकर जल की कठोरता बढ़ा देते हैं, लेकिन Ca और Mg धातु के बाइकार्बोनेट लवण जल में अस्थायी कठोरता के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात जो लाइम है, लाइम कौन, Ca और OH2, ठीक, और ये लाइम द्वारा कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम Mg धातु के बाइकार्बोनेट क्या होगा MgHCO3 का होल ट्वाइस और कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस के साथ क्रिया करके जल की कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए नंबर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है नहीं, यही हो गए तुम्हारे लास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। अगली आने वाली क्लास में हम आपको जो अक्टूबर 2017 में परीक्षा हुई है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।